आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 15 दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमने 14 चैप्टर तक लाइन बाय लाइन देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, तो ये वीडियो बहुत को रिकमेंड हो और मैं बहुत सारी वीडियोस बना पाऊँ। मैं केमिस्ट्री का भी चालू करने वाली हूँ, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है लाइन बाय लाइन, वो भी स्टार्ट करूँगी। ठीक है, पहले हम बायोलॉजी बताते हैं। चलो, you have learned that all living cells have to be provided with nutrient O2 यानी ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। अब जो हमारी बॉडी बनी है वो किससे बनी है? सेल्स से बनी है। तो उन सेल्स को क्या क्या चाहिए होता है? तो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है एंड अदर सब्सटेंस जो इम्पॉर्टेंट है सेल के सर्वाइवल के लिए। क्लियर है सबको? इतना हमने देख लिया कि सेल्स को ये सब चाहिए होता है। और रिमूव क्या क्या करना होता है? ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है, और बहुत सारी वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी में बनती है और हम उसको रिमूव भी करते हैं। ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और सेल्स को जो चाहिए, जो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंस, वो भी उनको कंटिन्यूसली मिलते रहने चाहिए और वेस्ट रिमूव होता रहना चाहिए। ठीक है, it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of this substance to the cells and from the cells। तो एक हमारे पास ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए। कैसी? तो जो सारे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और सब्सटेंस सेल्स तक पहुंचा सके वैसी, और वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करके एक्सक्रीट करा पाए। ठीक है, वैसी सिस्टम हमारे पास होनी चाहिए। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अब हमने बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स देखे। ठीक है, तो सबके पास अलग अलग मेथड है। ठीक है, कौन सी मेथड है हमने देखी है? सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड कोलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। अब देखो, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे हमने देखा था, पहले हमने स्पॉन्जेस देखे थे और कोलेंट्रेट्स देखे थे। वो कैसे करते? सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटी। अब देखो, उनके पास क्या है? उनके पास ब्लड नहीं है। जैसे हमारे पास ब्लड है, उनके पास ब्लड नहीं है। उनके पास क्या है? वाटर है। क्लियर? वाटर वो उनकी बॉडी कैविटी से क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। जो रिमूव करना था रिमूव कर देते और जो सेल्स को चाहिए वो पहुंचा देते हैं। तो स्पॉन्जेस में क्या काम करेगा? वाटर। क्लियर? क्या सर्कुलेट होता है? वाटर। जैसे ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेट क्या होता है? ब्लड। क्लियर है सबको? मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल बॉडी फ्लूइड्स। अब देखो, जैसे हम क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हमारे, जैसे और भी होंगे, जैसे डॉग है, कैट है, टाइगर, उन सब में क्या है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उनमें क्या है? स्पेशल फ्लूइड है। ठीक है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? ब्लड। देखने वाले आगे। ठीक है, बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटीरियल्स। ये सब ये ब्लड क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। सेल्स तक क्या पहुंचाएगा? ऑक्सीजन पहुंचाएगा, न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा। क्लियर है सबको इतना? ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। तो ब्लड क्या है? मोस्ट कॉमन। क्या है? मोस्ट कॉमन फ्लूइड। ये याद रखना है, मोस्ट कॉमन फ्लूइड कौन सा है हमारी बॉडी में। ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में जो भी हायर हमने देखा था, लोअर ऑर्गेनिज्म अलग थे, हायर ऑर्गेनिज्म अलग थे। तो ह्यूमन बीइंग भी किस में आते हैं? हायर ऑर्गेनिज्म में। उनमें क्या होता है? ब्लड। क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और क्या होता है? अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। और लिम्फ क्या होते हैं? अभी हम लिम्फ को डिटेल में पढ़ने वाले होते हैं। अभी पढ़ने वाले लिम्फ होता क्या है। पहले हम ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड कैसे, किस चीज़ से बना हुआ होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूट क्या, सब कुछ डिटेल में देखने वाले। क्लियर? तो आपको अभी समझ जाना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सर्कुलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, वो समझ आना। क्या? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जो सेल्स को चाहिए वो सेल्स को पहुंचा देता है और जो उसमें से रिमूव करना है वो लेके जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ऐसे ब्लड कंटिन्यूस होता है ना। और अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू नहीं पता है तो हम पढ़ने ही वाले, वो भी आगे पढ़ने वाले, तो भी समझ जाएगा, पर आपको पता होगा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है उसमें? फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, देखने वाले फ्लूइड पार्ट होता है,
प्लाज्मा वाला पार्ट होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड यानी थोड़े सॉलिड। क्लियर है सबको इतना? अब हम पहले देखेंगे डिटेल में क्या प्लाज्मा। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर। अब स्ट्रॉ कलर क्या होता है, यानी लाइट, एकदम लाइट येलो कलर, ठीक है। विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट नियरली 55% ऑफ द ब्लड। अब ब्लड में 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, तो 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। तो 90 से 92% तो प्लाज्मा में क्या है, वाटर। प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। और क्या है, 6 to 8% प्रोटीन। कौन से फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ। अब फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, तो जैसे हमको पता है, आपको कभी हमको चोट लगती है कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे जम जाता है खून, तो वो किस वजह से जमता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। और क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, तो वो किस वजह से होता है, फाइब्रिनोजन। क्लियर? ब्लड में क्या होता है, फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। अब ग्लोबुलिन कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइब्रिनोजन किस में, क्लॉटिंग में, और ग्लोबुलिन किस में, डिफेंस में। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुके हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। क्लियर? ये तीनों आपको फंक्शंस याद रखने हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। और प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, मिनरल्स। कौन से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइन। ओके। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। और छोटे अमाउंट में और क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स। मेजरली क्या है उसमें, वाटर। फिर क्या आएगा, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के हमने फंक्शन देखे, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से है, तो आपको कौन से बोलने हैं, 3, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। क्लियर? फैक्टर फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। हम देखेंगे कि प्लाज्मा में जो फैक्टर्स है, आगे हम पूरे 13 फैक्टर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पहले होते हैं, फिर उसको एक्टिवेट किया जाता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अब सीरम क्या है, देखो सीरम क्या है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दो, तो जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं वो हटा दो, तो क्या बचेगा, सीरम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम। क्लियर है सबको इतना? फॉर्म्ड, अभी तो हमने फ्लूइड वाला पार्ट देखा, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। थोड़े सॉलिड वाले पार्ट क्या आएंगे, तो उसमें आएगा सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल। फिर आता है ल्यूकोसाइट यानी WBC, वाइट ब्लड सेल्स। फिर थर्ड आता है प्लेटलेट्स, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट। क्लियर है सबको इतना? दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। अब ब्लड में आप ऐसे इंडेक्स बना सकते हो या चार्ट बना सकते हो, ठीक है, कि ब्लड है उसमें 55% क्या है, प्लाज्मा, 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें क्या क्या आएगा, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे इरिथ्रोसाइट को। इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट एब्यूडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। सबसे ज़्यादा क्या होंगे, कौन से सेल्स होंगे, तो इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स। ए हेल्दी अडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 millions to 5.5 millions ऑफ RBC। अभी आपको ये याद रखना है, ये वैल्यू आपको बहुत बार पूछी जाएगी, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। अब RBC, रेड ब्लड सेल, बनते कहाँ हैं, फॉर्म कहाँ होते हैं, तो रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो क्या होता है, जैसे आपकी ये बोन है, उसमें यहाँ पे बीच में होलो कैविटी होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिटेल में आपको मैं बताऊंगी बोन मैरो क्या होता है, पर आप बेसिक समझ लो। रेड ब्लड सेल्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, और उनका शेप कैसा होता है, तो बाइकॉन्केव इन शेप। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन। अब उनमें एक पिगमेंट होता है
कैसे कलर का? रेड कलर का, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन ही है जो जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या रखता है? रेड लगता है। तो हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल्स। तो क्लियर है, रेड ब्लड सेल्स इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनमें हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, तो प्रोटीन ही है वो। और कौन से कलर का है? तो रेड कलर का है। A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood। अब आपने बॉडी से 100 ml ऑफ ब्लड निकाला तो उसमें आपको 12 to 16 ग्राम क्या मिलेगा? हेमोग्लोबिन। इससे कैलकुलेशन भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिजिट्स याद रखने हैं। These molecules play a significant role in transport of the respiratory gas। जो आपने लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। याद आया? अगर आपने लास्ट नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ो तो आपको ये सब क्लियर हो जाए। क्लियर? RBC हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज। अब इनकी लाइफ स्पान क्या होता है? यानी हर 120 डेज में नए RBC बनेंगे और पुराने जो ओल्ड हो जाएंगे वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्प्लीन क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, वहाँ पे सब जाके RBC हमेशा डिस्ट्रॉय होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ठीक है, विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। ठीक है, कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कौन है? ठीक है, कौन सा ऑर्गन है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया होगा स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियास। तो आपको क्या टिक करना है? स्प्लीन। क्लियर? तो रेड ब्लड सेल क्लियर। अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट को और हम क्या बोलेंगे? वाइट ब्लड सेल्स। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो कैसे होंगे? वाइट होंगे, कलरलेस होंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज इनमें क्या नहीं होता? हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर? दे आर न्यूक्लिएटेड। हमने देखा था रेड ब्लड सेल कैसे है, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है, बट इनमें क्या है? न्यूक्लियस। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। तो इनमें ये कितने नंबर में? सिर्फ 6 to 8,000। ठीक है, हमने देखा था RBC की वैल्यू देखी थी मिलियन में हमने। ठीक है, क्लियर है सबको? जनरली ल्यूकोसाइट आर शॉर्ट लिव्ड। अब ल्यूकोसाइट की लाइफ स्पैन कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स। अब हमने कैटेगरीज बनाई है ल्यूकोसाइट की, यानी वाइट ब्लड सेल्स की। तो वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। तो एक ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। आप ऐसे चार्ट बना दो। WBC में मेन 2 टाइप्स, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। क्लियर है इतना? अब ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या है? यानी उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और ग्रेन्यूल यानी एब्सेंट है। क्लियर? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट में क्या इन्वॉल्व होंगे? तो लिख दो आप चार्ट में कंटिन्यू, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। क्लियर? वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रेन्युलोसाइट। और ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या इन्वॉल्व होंगे? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अभी हमने कौन से 5 टाइप के WBC देखे? तो पहले हमने ग्रेन्युलोसाइट में 3 देखे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, और फिर हमने 2 देखे ए ग्रेन्युलोसाइट में। कौन से? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। क्लियर? फर्स्ट अब हम डिटेल में एक को पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट एब्यूटेंट सेल्स। यानी सबसे ज़्यादा WBC में क्या है? तो न्यूट्रोफिल्स। कितने % न्यूट्रोफिल्स है WBC में? 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। क्लियर? तो क्या है वो? न्यूट्रोफिल्स। फिर देखेंगे हम बेसोफिल्स। तो वो कितना है? 0.5 to 1% ओनली। क्लियर है? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट कितना होगा? तो 6 to 8%। ये बहुत आपको एक पैराग्राफ में ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आप अपनी नोटबुक में सबको अलग अलग करके लिखो। पहले सबकी वैल्यू लिखो कि वो कितने % है WBC में, कितना कॉन्ट्रीब्यूट वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप उनका शेप लिख सकते हो, आप शेप बना सकते हो। यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। फिर उनका फंक्शन लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, Neutrophils and monocyte are phagocytic cell which destroy the foreign organism entering the body। अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का मेन फंक्शन क्या है? फेगोसाइट करना। फेगोसाइट करना यानी पता है आपको? फॉरेन, जैसे समझ लो ये कोई भी WBC है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको क्या कर लेगा? वो ऐसे फेगोसाइट कर लेगा, अपने आप के अंदर डाल देगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइट।
विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म। तो इस फेगोसाइटिक प्रोसेस से क्या होगा, तो फॉरेन ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाएगा। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामाइन। अब बेसोफिल का फंक्शन क्या है, तो वो क्या सीक्रेट करता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। आप अलग अलग फंक्शन लिख दो, ठीक है, यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड दिया हुआ है। अब ये जो बेसोफिल सीक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, इनका फंक्शन क्या है, तो ये इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो इन्फ्लामेशन होती है जब हमारी बॉडी में, जब हम इंजर होते हैं, ठीक है, तब ये इन्वॉल्व होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम इओसिनोफिल, तो ये कितने परसेंट है, 2 to 3 लिख दो, चार्ट बनाया होगा आपने तो लिख दो, ठीक है। रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। अब जब हमारे बॉडी में एलर्जी रिएक्शन होगा, किसी किसी को एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तब कौन से सेल्स बढ़ेंगे, तो इओसिनोफिल, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स। अब लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं, 2। अभी हम एक ग्रेनुलोसाइट पढ़ रहे हैं और हमने एक और भी उसमें से पढ़ लिया है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट क्या होता है, 2 टाइप के, कौन से, बी एंड टी फॉर्म, लिख लो आप। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। मेन इम्यूनिटी में कौन काम आएगा, बी एंड टी लिम्फोसाइट। क्लियर है इतना, यहाँ पे हमारा क्या फिनिश हुआ, WBC। अब हम क्या देखेंगे, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट। अब हम ये भी डिटेल में देखने वाले हैं, कैसे कि पूरा डिटेल में क्या देखेंगे कि पूरे सेल्स बनते कैसे हैं, ब्लड सेल्स पूरे बनते कैसे। अगर आपने पहले ही मेरी वीडियोस देख लियो तो आपको पता होगा कैसे बनते हैं, मैंने डिटेल में बताया है, वो तो 11th ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सेकंड टाइम कर रही हूँ। बहुत सारे की रिक्वेस्ट थी कि फिर से आप थोड़ा सा रिवाइज करके फिर से आप स्टार्ट करो, तो मैंने स्टार्ट किया था। अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि मेगाकैरियोसाइट क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स, अब देखो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो 1.5 लाख टू 3.5 लाख, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लेटलेट्स की। Platelets can release a variety of substance, most of which are involved in coagulation or clotting of blood. तो platelets ये सेल कहाँ हेल्प करते हैं, मेन प्लेटलेट्स आए तो आपको याद क्या आना चाहिए, कोएगुलेशन, क्लॉटिंग, ठीक है। प्लेटलेट्स इक्वल टू, आप लिख दो, कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है। आपको नहीं आता तो आप लिख दो प्लेटलेट इक्वल्स टू ये, ठीक है। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अब जब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में कैसे, हमारी इंजरी होती है तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे खून जम जाता है, तो खून आना बाहर बहना बंद कर देता है। तो वो क्या है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। जब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो क्लॉटिंग भी कम हो जाएगी। अब हमको जहाँ इंजरी होगी वहाँ से ब्लड बहता ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। A reduction in their number can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from the body. क्या हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा ब्लड का, बिकॉज क्लॉटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा क्योंकि प्लेटलेट्स कम है। सो आई होप आपको बेसिक समझ आया होगा। हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, पूरा देखेंगे हम ब्लड ग्रुप्स का, RH पूरा हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट छोड़ दिया करो एंड लाइक कर दिया करो। So thanks for watching.